नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर संतोष। डागोर्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पहले सेशन में देखा था कि जो संविधान की जो अनुसूचियां है, जो 12 अनुसूचियां, उनमें से हमने पहले सेशन में 1 से लेके 4 तक की जो अनुसूचियां है इनके बारे में चर्चा की थी। अभी हम बात करेंगे अनुसूची नंबर 5, 6, 7 और 8। दोस्तों, मैं शुरुआत में और एक बात बता दूं कि इनमें से जो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 है, इनके बारे में भी मैं एक विस्तृत सेशन जो है अगला ले लूंगा, ताकि बहुत सारी छोटी छोटी जो गलतियां होती है उन सवालों में जो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 से जुड़ी हुई है वो ना हो। दोस्तों, अनुसूची 5 में और अनुसूची 6 में करीब करीब सेम प्रावधान है, ज्यादा इसमें अंतर नहीं है, इसमें क्षेत्रों का अंतर है। जो अनुसूची 5 है ये बात करती है अनुसूचित क्षेत्र की। अगर आप पूरी लाइन देखोगे तो इसमें लिखा है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। दोस्तों, ऐसे 10 राज्य है भारत में जिनके लिए ये शेड्यूल 5 या अनुसूची 5 जो है ये संबंधित है। जो हम कौन से 10 राज्य है इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। अनुसूची 6 जो है, अगर आप लाइन टू लाइन देखोगे तो इसमें भी यही लिखा है जो अनुसूची 5 में लिखा है। इसमें आप देखोगे अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधित प्रावधान, तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं दिखता है। यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो अनुसूची 5 है ये अनुसूचित क्षेत्रों की बात करता है, शेड्यूल्ड एरियाज की बात करता है। और जो अनुसूची 6 है इसके प्रावधान अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की बात करता है। ठीक है, अब इसमें 4 राज्य है, अब तो वैसे 5 राज्य हो गए हैं या 5 क्षेत्र हो गए, भले ही 4 राज्य है 5 क्षेत्र है, वो हम विस्तृत से जो है इसमें बाद में चर्चा करेंगे। और ये 4 राज्य जिनके लिए अनुसूची 6 लागू होती है वो राज्य है असम, मेघालय, असम के साउथ में जो है मेघालय है, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के साउथ ईस्ट में मिजोरम है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य। इनके अलावा अभी एक नया क्षेत्र इसमें जोड़ा गया है जो आपके पश्चिम बंगाल के उत्तर में है। पश्चिम बंगाल के उत्तर में है गोरखा लैंड वाला जो एरिया है, गोरखा जनजातीय क्षेत्र जो है इसको जोड़ा गया। इस प्रकार से 5 क्षेत्र जो है ये अनुसूची 6 में अब जुड़े हुए हैं। और जैसे कि हमने पहले देखा कि अनुसूची 5 में 10 राज्य है। तो ये जो 10 राज्य है ये कैसे है इसको जानने के लिए हम विस्तृत रूप में आगे देखेंगे, क्योंकि ये जो अनुसूची है ये मूल संविधान का हिस्सा है। तो मूल संविधान जब बना था उस वक्त जो है 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, बट आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे तो 28 राज्य हो गए और फिर से 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम ये चीज देखें, 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसमें हम फिर से एक चीज हम देखेंगे, 7 नहीं 8 हो गए अभी जो जम्मू एंड कश्मीर के बाद। तो दोस्तों, इसमें हम एक चीज देखेंगे कि भाई जो अलग अलग राज्य बने हैं, जैसे अगर आप उदाहरण के लिए लोगे तो जो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ जो पूर्वी हिस्सा है मध्य प्रदेश का, उसको अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया है, या उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया है, या उसके बाद अगर आप देखोगे तो झारखंड जो है बिहार से, बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है उससे झारखंड बना है। अभी 2014 में आंध्र प्रदेश से निकालकर आपका तेलंगाना ये राज्य भी बना है। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव जो है आगे हुए, इसलिए मैंने कहा कि मैं अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को विस्तृत से डिस्कस करने के लिए एक और एक सेशन लूंगा ताकि सारे कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। तो हम सीधा आ जाते हैं अनुसूची 7 पर। अनुसूची 7 जो है ये शक्तियों के विभाजन की बात करती है। भाई भारत जो है वो क्वासी फेडरल स्टेट है, जहां पर कुछ अधिकार संघ को दिए हैं, कुछ अधिकार राज्यों को दिए हैं।
तो ये जो अलग अलग विषय है जिन पर केंद्र सरकार या केंद्रीय संसद या राज्यों के विधानमंडल ये कानून बना सकते हैं, तो इन विषयों पर कोई कंफ्यूजन ना हो, प्रशासनिक कंफ्यूजन ना हो या कानूनी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए संविधान निर्माताओं ने इन विषयों को जिन पर कानून बनाने हैं या जिन पर नीतियां बनानी है या कार्यक्रम बनाने हैं ताकि जन कल्याण साध्य किया जा सके, इन विषयों को जो है 3 सूचियों में जो है विभाजित किया है। तो ये 3 सूचियों के बारे में विस्तृत रूप से जो जानकारी मिलती है ये अनुसूची 7 में मिलती है। तो अनुसूची 7 में केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो शक्तियां है इनके विभाजन के बारे में बात की है। अब यहां पर हमें और एक चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि ये जो सूचियां है, जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, ये समवर्ती सूची वाला जो कंसेप्ट है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि आजादी के पहले हमारे यहाँ पर जो 1935 का एक्ट जो था, जो ब्रिटिश संसद ने बनाया था, उसके तहत ही जो संघ सूची और प्रांतीय सूची इस प्रकार का जो विषयों का विभाजन था, तो हमने समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो अभी इस संविधान के अनुसूची 7 में 3 अलग अलग प्रकार की विषय सूचियां है या 3 अलग अलग प्रकार के जो है आपके सह शक्तियों का विभाजन जो है सूचियों के रूप में दिया है। जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 97 जो विषय है वो थे आपके संघ सूची में, 66 जो विषय है वो थे राज्य सूची में और 47 जो विषय है वो थे आपके समवर्ती सूची में। इसमें कालांतर से बदलाव हुआ और अब संघ सूची में आज जो है 100 विषय जो है ये है। उसके बाद राज्य सूची के विषय कम होके 61 हो गए हैं और आपके समवर्ती सूची के विषय जो है बढ़ के 52 हो गए। तो अगर समवर्ती सूची को अगर आप देखोगे तो जो मूल संविधान था उसमें समवर्ती सूची में 47 विषय थे, आज जो बढ़ के 52 हो गए हैं। यानी 5 ऐसे राज्य सूची के विषय थे जो अब समवर्ती सूची में डाले गए हैं। ये 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें डाले गए थे। अब ये जो 5 विषय है वो है वन्य जीव, एक वन, दूसरा वन्य जीव, तीसरा न्यायिक प्रशासन जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अलावा जो नाप तोल एवं बांट की जो इकाइयां है इनको भी जो है समवर्ती सूची में डाला गया है। और आखिरी है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। इन 5 विषयों को अब राज्य सूची से हटाकर इसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है और ओरिजिनली इसमें 47 विषय थे। अब देखते दोस्तों अनुसूची 8। जैसे हम अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, किंतु अगर हमारी जो मातृभाषा है, इस मातृभाषा में अगर हम बात करते हैं तो समझना ज्यादा आसान होता है। और इसी आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का भी निर्माण किया गया था, जिसमें जैसे जो पूर्व में जो मद्रास राज्य था उसमें से आंध्र प्रदेश राज्य की निर्मित की गई थी तेलुगु भाषा के आधार पर। दोस्तों यहां पर अनुसूचित 8 जो है, अनुसूची 8 में भाषाएं है, वो भाषाएं जिनको संवैधानिक मान्यता दी है। तो संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं आज के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो ये 22 ऐसी भाषाएं हैं और मूल संविधान में जो है इस प्रकार से जो है 14 भाषाएं थी। बाद में संविधान में संशोधन करके अलग अलग भाषाएं जोड़ी गई है। जैसे 21वां जो संविधान संशोधन था 1967 का, इसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया था। उसके साथ ही 71वां जो संविधान संशोधन था जो 1992 का था, इसमें 3 भाषाएं जो है इनको संवैधानिक भाषाओं का दर्जा दिया गया था। और ये 3 भाषाएं है कोंकणी, जो पश्चिमी महाराष्ट्र में जो कोंकण प्रदेश है, जो तटीय प्रदेश है वहां पर बोली जाती है और गोवा में बोली जाती है। उसके साथ ही ये कर्नाटक के जो
तटीय क्षेत्र है यहाँ पर भी बोली जाती है ये कोंकणी भाषा। ये 16वीं भाषा के रूप में इसको संवैधानिक भाषा का दर्जा मिला है। मणिपुरी भाषा जो मणिपुर राज्य में बोली जाती है ये अब 17वीं संवैधानिक भाषा बन गई। और नेपाली भाषा जो है ये 18वीं या 18वीं जो है ये संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा बन गई। उसके बाद दोस्तों 2003 में जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार था इसने 92वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत फिर और 4 भाषाओं को जो है संवैधानिक भाषाओं का दर्जा दिया। और वो 4 भाषाएं 19, 20, 21 और 22वीं थी। और ये क्रमानुसार अगर आप देखोगे तो बोडो भाषा जो कि असम में बोली जाती है मुख्यतः, डोगरी भाषा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में बोली जाती है, मैथिली भाषा जो उत्तरी बिहार में बोली जाती है नेपाल के बॉर्डर पे, और संथाली भाषा जो झारखंड में बोली जाती है क्योंकि उस वक्त झारखंड राज्य की भी निर्मित की गई थी। तो यहाँ पर ये 4 भाषाएं जो है 2003 में 92वें संविधान संशोधन से जुड़ी गई थी। तो ये 4 महत्वपूर्ण आपके अनुसूचियां है और प्रमुखता से जो है यूपीएससी के एग्जाम्स हो या स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हो इनमें सवाल आते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 इनमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कंफ्यूज करते हैं और इनका कंफ्यूजन, इन प्रावधानों से जुड़ा हुआ कंफ्यूजन दूर हो इसके लिए मैं अनुसूची 5 और अनुसूची 6 पर एक विस्तृत रूप में चर्चा करूंगा एक अलग सेशन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आर संतोष, दागुर्स अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।